नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, कल बिहार में अहम परीक्षाओं का ऐलान होगा। दोपहर 1 बजे अहम परीक्षाओं की तिथि का ऐलान किया जाएगा। बीएसईबी अध्यक्ष घोषणा करेंगे। एसटीईटी परीक्षा की तारीखों की घोषणा होगी। सक्षमता परीक्षा की डेट का ऐलान होगा। डीएलएड परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? कल कब ऐलान हो सकता है? कौन ऐलान करेगा? बिल्कुल, देखिए, बिहार में लगातार शिक्षक बहाली का सिलसिला जारी है और ऐसे में अब टीआरई 3 की परीक्षा होनी है। इसके साथ साथ टीआरई 4 की परीक्षा होनी है। जो टीआरई 3 की परीक्षा थी वो किसी कारणवश से रद्द कर दी गई पेपर लीक की वजह से, लेकिन जो टीआरई 4 है उसको भी टारगेट किया गया है। और कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसी को देखते हुए एस्टेट जो परीक्षा होनी है उसकी तिथि घोषणा करने वाला है, क्योंकि जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के मुताबिक मार्च में ही एस्टेट की परीक्षा होनी थी, लेकिन मार्च में परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में नई तिथि घोषणा कल की जाएगी और उसके साथ साथ सक्षमता फेज 2 की भी घोषणा होगी। जो नियोजित शिक्षक अभी चॉइस का जिला नहीं प्राप्त किए हैं, या वैसे नियोजित शिक्षक जो फेल कर गए हैं, या वैसे नियोजित शिक्षक जो इस बार परीक्षा में नहीं बैठ सके हैं, वो सभी जो है सक्षमता फेज 2 में जो है अपियर हो सकेंगे और फिर से राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो डीएलएड परीक्षा है उसकी तिथि की भी घोषणा होगी। तो कल अहम जो है घोषणा की जाएगी, बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर करेंगे और निश्चित रूप से लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कल का दिन अहम होगा। जी शुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी के 2 सांसद पाला बदल सकते हैं। इंडिया अलायंस के संपर्क में 2 सांसद हैं। टिकट कटने के बाद से नाराज हैं अजय निषाद और छेदी पासवान। मुजफ्फरपुर से सांसद हैं अजय निषाद और सासाराम से सांसद है छेदी पासवान। मुजफ्फरपुर से बीजेपी ने राजभूषण निषाद को टिकट दे दिया है और सासाराम से शिवेश राम को टिकट दिया गया है। और ये नाराजगी किस रूप में बाहर निकल कर आएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये इस वक्त इंडिया अलायंस की संपर्क में है। हो सकता है कि ये बीजेपी का दामन छोड़कर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए। वजह यही है कि उन्हें लोकसभा सीट में उम्मीदवार नहीं बनाया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता शिवम प्रताप फोन लाइन पर हैं। शिवम, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी से टिकट करने के बाद बिहार के 2 सांसद विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। सूत्रों का यह दावा है कि मुजफ्फरपुर से सांसद रहे अजय निषाद और सासाराम से सांसद छेदी पासवान इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। दरअसल सासाराम से बीजेपी ने पूर्व विधायक शिवेश राम को टिकट दिया है, वहीं मुजफ्फरपुर सीट से अजय कुमार निषाद की जगह राजभूषण निषाद को पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत सासाराम और मुजफ्फरपुर सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों सांसद कांग्रेस के संपर्क में और आने वाले समय में इन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि इन दोनों ही नेताओं का अगला कदम क्या होता है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस के संपर्क में है। हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से इन्हें लोकसभा सीट में उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए। और कांग्रेस में कटिहार सीट को लेकर भी महागठबंधन में टकराहट काफी ज्यादा बढ़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कटिहार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर का नाम तय हो चुका है, लेकिन अब आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने भी कटिहार सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अशफाक करीम ने नामांकन के लिए एनआर रसीद भी कटा ली है। अशफाक करीम का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। आरजेडी ने उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा है। दरअसल अशफाक करीम पहले से ही आरजेडी से कटिहार संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव का टिकट मांग रहे थे और बीते कई महीने से चुनाव की तैयारियों में लगे भी थे, लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। उसके बाद भी अशफाक करीम ने चुनाव लड़ने के लिए एनआर रसीद कटवाई है।
और पीएम मोदी कल बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। पीएम मोदी कल शाम 6 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर टिप्स देंगे। साथ ही चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा पूरी की जाएगी। पीएम मोदी एनडीए के लक्ष्य को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। इस संवाद में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। कल 2 तारीख को शाम के 6 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। बूथ अध्यक्ष से, बूथ की कमेटी के साथियों से, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी विधान परिषद के सदस्य, सभी लोकसभा के प्रभारी, सभी जिला के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता साथियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद में जुड़े और लाखों की संख्या में इसमें भाग लेने का काम करें। मैं सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बातों को सुनकर देश में 2024 के चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इन सारी चीजों को सुनने का काम करें। और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से गिरिराज सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में। तेघड़ा में विधानसभा स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने लोगों से पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर दी है। गिरिराज सिंह के क्षेत्र में बुलेट रानी के नाम से मशहूर एक महिला भी पीएम मोदी के पक्ष में मतदान की अपील कर रही है। जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, अब मैं आपका सांसद रहा, 5 साल रहा, मुझसे गलतियां हुई होगी, उसे मेरी गलतियों की सजा नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं। वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी के बयान पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने कह दिया कि बड़बोलेपन का कोई जवाब ही नहीं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होने वाला, रिजल्ट आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। ये हरिहरनाथ मंदिर में आज लालू जी, राबड़ी जी और रोहिणी आचार्य पूजा की। इसके बाद रोहिणी का बयान आया कि हम सिंगापुर से ही अकेले सबके नाक में दम किए हुए थे, अब तो धरती पर आ गए हैं, हम सारण से चुनाव जीतेंगे। देखिए, बड़बोल का तो कोई जवाब नहीं है। अपने मुंह मियां मिट्ठू जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो रिजल्ट आप बता दीजिएगा। कहीं नहीं रहेगी, फिर सिंगापुर उल्टे मुंह चल जाए। सर, ये केजरीवाल को 15 दिन का ये पर भेजा गया है न्यायिक हिरासत के द्वारा। ये भाई, इसके बारे में सदा मैं कह रहा हूँ कि कानून अपना है, कानून काम करेगा। और वहीं पप्पू यादव किसी भी हाल में पूर्णिया से दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं। पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को पूर्णिया से नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया है, जबकि पूर्णिया सीट पर इंडिया अलायंस के ऑफिशियल उम्मीदवार बीमा भारती है। सवाल है कि क्या पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमने 4 तारीख को नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावना पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा हो चुका है। पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन पप्पू यादव है कि मानने को तैयार नहीं। दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे की बात कहने वाले पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से ही नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया है। हमने 4 तारीख को नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावना पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। सवाल है कि क्या पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। खैर, इस सवाल का जवाब तो 4 अप्रैल को ही मिल जाएगा।
वैसे पूर्णिया से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार और आरजेडी नेता बीमा भारती ने एक बार फिर पप्पू यादव से अपने नॉमिनेशन में शामिल होने की अपील की है। गार्जियन ने है तो अपील क्या करना है, हम तो आग्रह करेंगे नॉमिनेशन में आशीर्वाद देने के लिए वो हमारा आएंगे। बीमा भारती भले ही पप्पू यादव को गार्जियन बताएं, लेकिन पूर्णिया से अपनी दावेदारी खारिज होने से नाराज पप्पू यादव ने लालू प्रसाद पर इशारों ही इशारों में परिवारवाद का प्रहार कर दिया। मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूँ। मैं आज अपने परिवार में अपने ही 2-3-4 बच्चों को आप परिवार समझिए। आपसी सहमति के बाद सीट बंटवारे में पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में गई है, यानी कांग्रेस नेतृत्व की भी फैसले में सहमति है। दूसरी ओर पप्पू यादव जिस ढंग से पूर्णिया से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हैं, उसके बाद एक बार फिर सवाल पैदा होता है कि क्या पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और चुनावी फिजा में हर तरफ उपलब्धियां और नाकामियों के प्रचार की बयार है। राजनीतिक दलों के नेता और प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जेडीयू ने भी चुनाव प्रचार प्रसार का हाईटेक तरीका अपना लिया है। एलईडी वैन के जरिए एक वीडियो संदेश लेकर पार्टी जनता के बीच जा रही है, जिसमें रोजगार को सबसे बड़ा और खास मुद्दा बनाया गया, ताकि लोग ये जान सके कि बिहार में रोजगार दिए गए हैं वो सीएम नीतीश कुमार ने दिए हैं, यानी रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो दूसरी ओर आरजेडी खेमे से भी रोजगार को लेकर दावे किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। लोकसभा चुनाव में ऐसे तो बिहार में कई सारे चुनावी मुद्दे होंगे, लेकिन रोजगार का मुद्दा एक बार फिर से सबसे आगे दिख रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना में और बिहार में कई जगह आपको ऐसे एलईडी वैन नजर आएंगे, जहां पे एक वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया है, और जिन्हें रोजगार मिला है वो अपने इंटरव्यू को भी साझा कर रहे हैं। और इसमें नीतीश कुमार का चित्र लगा हुआ वीडियो में मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बिहार में जो रोजगार की जो बाहर आई है वो मुख्यमंत्री के वजह से आई है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार ये कहना नहीं भूलता और आरजेडी भी ये कहना नहीं भूल रही है कि 17 महीने में जितना रोजगार दिया गया वो आज तक नहीं दिया गया। लेकिन वीडियो के माध्यम से जेडीयू लगातार बिहार में लोगों के बीच में जा रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि रोजगार को लेकर जो भी दावा किया जाए, लेकिन रोजगार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से दिया जा रहा है। और ऐसे ऐसे एलईडी वैन लगाकर इसका प्रचार भी किया जा रहा है। जाहिर सी बात है अब आरजेडी का इस पर जवाब क्या होगा, आरजेडी इसका कैसे जवाब देती है रोजगार को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जेडीयू ने और एनडीए ने बिहार में कई जगहों पर ऐसे एलईडी वैन निकालकर मतदाताओं को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि बिहार में रोजगार एनडीए की सरकार की वजह से दिया जा रहा है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। खबर मधेपुरा में, जहां पिछले दिनों बाइक लूट के दौरान अपराधियों की गोली मारकर उन्हें जख्मी कर दिया गया। व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिवार के सदस्य और गांव के लोगों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे 91 पर शव को रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क को जाम रखा। मुरलीगंज की कोल्हाई पट्टी में 15 मार्च को अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी थी, जिससे घायल लंबो मुखिया को हायर सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन 16 दिन तक इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। और बिहार में अतिथि शिक्षक अब दर दर भटकने को मजबूर हैं। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर कभी सीएम हाउस तो कभी बीजेपी कार्यालय जाने को विवश हो गए हैं। गेस्ट टीचरों का कहना है कि सालों से नौकरी करने के बावजूद सरकार ने हम लोगों को हटाने का फरमान जारी कर दिया, अब हम कहां जाएं, जिसे लेकर लगातार शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर वैशाली से, जहां बवाल को शांत कराने गई पुलिस टीम पर शामिल दारोगा के पिस्टल का मैगजीन ही खो गया। घटना हाजीपुर की यूसुफपुर आरके हाई स्कूल की बताई जा रही है, जहां स्कूल की छात्राओं ने एक शिक्षक पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगा दिया था, जिसके बाद छात्राओं के साथ ही लोग भी भड़क आए
और स्कूल में जाकर जमकर बवाल काटा। छात्रा का आरोप था कि गणित के शिक्षक विकास सिंह ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को बचाने के लिए कार्यालय में बंद कर दिया था और मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। बवाल की सूचना के बाद पुलिस मामले को पर शांत कराने पहुंची थी, जहां भीड़ में एक पुलिस अधिकारी के पिस्टल की मैगजीन ही खो गई। भीड़ से मैजिक निकली है, भिड़वा में हटा रहे थे तब क्या हुआ है? लटपटाइल था, सब देह में निकाल बहुत काफी भीड़ है। पिस्टल मैगजीन निकाल लिया है क्या? हाँ, मैगजीन निकाल। रुकिए ना तनी इससे। और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी इस पर पूरी तरह से अभी रोक नहीं लग पाई है। फोन पर ट्रिपल तलाक का नया मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया, जहां सऊदी अरब में रह रहे नसीरुद्दीन हसन ने फोन पर ही पत्नी को 3 तलाक दे दिया था, जिसके खिलाफ पीड़ित पत्नी ने औराई थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिससे गुस्से में आकर उसके पति ने पत्नी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित पत्नी ने सिटी एसपी और एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता पूर्वक लिया और आरोपी नसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्ज किया गया था, इसमें 26/2/2024 को एक महिला के द्वारा केस दर्ज किया गया था कि उसके पति जो सऊदी अरब में रहते हैं उनके द्वारा फ़ोन पे 3 तलाक का वो किया गया है, प्रोसेस उनको किया गया है। इसी के आलोक में केस रजिस्टर किया गया था और हम लोग के द्वारा कल इसमें नसीरुद्दीन जो औराई के रहने वाले हैं इनकी गिरफ्तारी की गई है। साइबर एक्ट भी लगा, उन्होंने कंप्लेन किया था तो उसमें हम लोगों ने IT का सेक्शन भी उसमें। और अगली खबर गोपालगंज से आपको बताएंगे, जहां पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक बोलेरो से 6,89,000 रुपए कैश जब्त कर लिए हैं। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा के पास वाहन जांच के दौरान ये सख्त कार्रवाई की गई। नगर इंस्पेक्टर ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और FST वाहनों की जांच की जा रही थी और जांच के दौरान एक बोलेरो से 6,89,000 रुपए कैश बरामद किए गए। कैश के बारे में अब तक किसी तरह की कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। चुनाव सेल और पुलिस के वरीय अधिकारियों की टीम इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। FST टीम और नगर थाना की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बोलेरो की चेकिंग में 6,79,000 रुपए बरामद हुए, जिसके संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया है और 4 व्यक्ति को डिटेन करके उसकी जांच पड़ताल चल रही है। और पटना से सटे दानापुर थाना क्षेत्र में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो भी SOP के हिसाब से सभी स्टेप्स हैं किसी भी पॉक्सो एक्ट के, वो सब लिए जा रहे हैं और जो घटनास्थल है उसको भी प्रिजर्व किया गया है और जो SB के मेडिकल जांच इत्यादि जारी है। वहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर एक भालू रिहायशी इलाके में आ गया, जिससे इलाके में हड़कंप की स्थिति हो गई। भालू को देखने के बाद बच्चों में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि रामनगर के मनचंग गांव में अचानक जंगल से निकलकर एक भालू आ गया। भालू को भगाने के लिए ग्रामीणों ने काफी शोर मचाया। भालू ग्रामीणों के शोर के बाद भागकर फिर से जंगल में घुस गया। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के बंदरा इलाके से आ रही है, जहां भीषण आग लगी है। 12 घर जलकर खाक हो गए। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये घटना बंदरा ब्लॉक के नूनफरा गांव की है। घटना के बाद पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित ने बताया कि घर में बेटी की शादी होने वाली थी, जिसको लेकर 2 लाख से अधिक की खरीदारी की गई थी। वो सारा सामान जलकर खाक हो गया। बक्से में रखे 2 लाख रुपए कैश भी जलने की बात पीड़ित परिवार बता रहे हैं। परिवार के अनुसार सभी लोग गेहूं काटने गए हुए थे और तभी बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बहुत तेजी से पूरे घर में फैल गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग से लन से आग धर लिया हमको तो। ये बच्ची के छठिया रहा है। काल 10,000 के कपड़ा लाया, सब आत्मा कुटुम्ब लिए। अब बक्सा में सभी कपड़ा लत्ता जेते ये देह पर है से बच्चा के
तार शॉर्ट लगले ऊपर लहर तार से जर के आदमी न रहे सब कटरी में रहले है ताले आग लहर गए ताले आदमी जुटे जुटे ताले सबके जर गए। बेटी के शादी रहे 2 लाख के सामान खरीदवे रही सरब्दीपुर से आ 2 लाख के रुपया तानी धैले रहलखिन पेटी में सब जर गए। खबर राजधानी पटना से, जहां अपोलो अस्पताल में लाइव मैनोमेट्री कार्यशाला का आयोजन किया गया। मैनोमेट्री एक खास परीक्षण है जो अन्न प्रणाली के काम और गति का मूल्यांकन करती है। ये निगलने में कठिनाई, सीने में दर्द और गैस के रोगियों के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक पतली लचीली कैथेटर रोगी की नाक से गुजरकर अन्न प्रणाली में डाली जाती है। कैथेटर एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है जो निगलने पर अन्न प्रणाली के दबाव परिवर्तन को रिकॉर्ड कर लेता है और बीमारी के बारे में पूरी जानकारी सटीक देता है। तो कब्जियत का एक्चुअल कारण ढूंढने के लिए मैनोमेट्री एक बहुत ही यूजफुल टेस्ट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सेफ है, जिसमें हम एक्चुअली ये पता कर सकते हैं कि इनमें कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत का रीज़न क्या है, ताकि हम उनको सही तरीके से इलाज कर पाए। तो इन 2 कॉमन चीज़ों पे हमने आज डिस्कशन किया। हालांकि पटना में ये वन ऑफ द फ्यू सेंटर्स या शायद एक ही ऐसा सेंटर है जहाँ पे ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। और आज इस डिस्कशन के माध्यम से हमने पटना में जो सारे मेजर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं सबके थ्रू हमने ये डिस्कशन करके इस साइंस को और इस एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल में किया जा सकता है ताकि वो उसका लाभ सभी को मिल पाए, सारे पेशेंट्स को मिल पाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।